ये विषय दो बातों को दिखाता है। पहला, हमारा किसी के प्रति समर्पण भाव को। दूसरा, हमें किसी भी देश को नीचा ना दिखाने के भाव को। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये भाव केवल हमारे अंदर होकर रह गया है। बाकी सब लोगों को वही इंटेंशन रहती है भारत के प्रति कि इनको खूब नीचा दिखाया जाए, जबकि हमारा कभी भाव इस प्रकार का रहा नहीं है। हमने आत्मसमर्पण कराया और आत्मसमर्पण की वो तस्वीरें पूरी दुनिया में गवाह बनी सबसे बड़े सरेंडर की। आप जानते होंगे जनरल न्याजी। इस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। राष्ट्रवादी लोगों का गढ़ रहा, संसाधन इनके पास केवल इस बात से कि ये कुर्ता सलवार पहनते हैं, और हम ही लोगों ने इनको ट्रेंड भी किया कि भाई तुम लड़ो अपने देश में, हम तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये बात पक्की थी कि मुक्ति वाहिनी को ही हम लोग सपोर्ट कर रहे थे कि भाई तुम जाओ और लड़ो इन लोगों से। इस मुक्ति वाहिनी ने इस क्षेत्र में घुसी पाकिस्तान की सेना का बैंड बजा दिया। उधर से 4 दिसंबर से शुरू हुई कहानी से भारत की सेना भी एक्शन ले रही थी। मात्र 13 दिन में पाकिस्तान की सेना घुटने पर आ गई और फिर शुरू हुई उस कहानी की, उस दास्तान की, जिसकी जड़ में मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर कहा जाता है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूं, यह विषय दो बातों को दिखाता है। पहला, हमारा किसी के प्रति समर्पण भाव को। दूसरा, हमें किसी भी देश को नीचा ना दिखाने के भाव को। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये भाव केवल हमारे अंदर होकर रह गया है। बाकी सब लोगों को वही इंटेंशन रहती है भारत के प्रति कि इनको खूब नीचा दिखाया जाए, जबकि हमारा कभी भाव इस प्रकार का रहा नहीं है। खासकर तब जब पूरी दुनिया में हालात ऐसे हैं कि जितना हो सके जियोपॉलिटिकल रूप में जिसको नीचा दिखा सकते हो उसको नीचा दिखाओ। मेरे प्यारे साथियों, आज कहानी एक ऐसे वाक्य की है जब पाकिस्तान की फौज का जनरल हमारे सामने रोया। हमने आत्मसमर्पण कराया और आत्मसमर्पण की वो तस्वीरें पूरी दुनिया में गवाह बनी सबसे बड़े सरेंडर की। आप जानते होंगे जनरल न्याजी। एक आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो भारतीय सेना के मुख्यालय में लगी हुई थी, क्योंकि इसको माना जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था ये। एक आप इस तस्वीर को देखिए। हमने सभी लोगों की अपनी राजनीतिक बातों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक बातों को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक बातों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया साहब, हमने ये पेंटिंग सेना के मुख्यालय से हटाई और इस पेंटिंग को लगाया, जिसे कर्म क्षेत्र की पेंटिंग कहा जा रहा है। मुझे भरोसा है कि आपने 2-3 दिनों में खूब ये मुद्दा सुना होगा। आज मैं इस बात को बड़े विस्तार से आपके साथ बताने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए। क्या थी कहानी? क्यों जनरल न्याजी भारत के फौज के जनरलों के सामने रोया? 15 अगस्त 1947 में जब हमें आजादी मिली तो पाकिस्तान दो तरीके से सामने आया। इस क्षेत्र को कहा जाता है पश्चिम पाकिस्तान और ये क्षेत्र आता है पूर्वी पाकिस्तान। इस पाकिस्तान की चर्चा करें और इस पाकिस्तान की चर्चा करें तो मेरे प्यारे साथियों, 100% आबादी में से इसमें यहां पर आबादी रहती थी 45% और यहां पर रहती थी 55%। दोनों ही क्षेत्रों में बहुत बड़ा अंतर है, भाषा का, संस्कृति का, बोलचाल का, और इवन छोड़िए आप देश की आजादी में योगदान का। खनिज भंडार संसाधन इस क्षेत्र में ज्यादा थे, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान है जो आज तुम पाकिस्तान देखते हो, इस पाकिस्तान की 45% आबादी ऐसे लोगों पर शासन करती थी जिनका बहुत सारा संसाधन यहां से आने के बाद ये लोग खा जाते थे। भाई कायदे से देखा जाए तो दोनों ही पाकिस्तान है, दोनों को बराबर चीजें मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इनको हमेशा इनके उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ये कल्चर में लो, रंग में लो, भाषा में लो, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में खासा अंतर था। और हुकूमत कहां के लोग कर रहे थे? मेरे प्यारे साथियों, हुकूमत कर रहे थे कहां के लोग? यहां के लोग हुकूमत कर रहे थे इस तरफ के लोगों पर। यह बात इन लोगों को नागवार गुजरती है। आगे बढ़ने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में सैन्य तानाशाहों का रहना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। यहां पर खूब डिक्टेटरशिप चलती है। एक ऐसा ही तानाशाह था जिसका नाम था याहिया खान। 1970 की बात है। अपने क्षेत्र में हो रहे लोगों के उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए एक शख्स जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान था, वो एक पार्टी बना लेते हैं, जिस पार्टी का नाम था अवामी लीग। बिल्कुल सही बात, ये वही शेख मुजीबुर रहमान है जो शेख हसीना के पिता हैं।
वो क्या करते हैं, देखिए पाकिस्तान की जो सेंट्रल असेंबली है उसमें 313 सीटें हैं। कितनी हैं? 313 सीटें पाकिस्तान की सेंट्रल असेंबली में हैं, जिसमें से 169 सीट इस तरफ आती हैं और लगभग 144 सीट इनके हिस्से में आती हैं। और जो आंकड़ा है वो है कितने का? आंकड़ा है लगभग 157 सीटों का। जो इन 313 सीट में से 157 सीटों को जीत लेगा, कौन जीत लेगा? 157 सीटों को जीत लेगा, उसमें से लोग क्या बन जाएंगे? 157 सीटों को जीतने वाले व्यक्ति की सरकार हो जाएगी। 313 का आंकड़ा है जो असेंबली की सीटें हैं। 313 सीटें दोनों क्षेत्रों को मिलाकर बनती थी, चाहे तो आप इस क्षेत्र में लो चाहे आप इस क्षेत्र में लो। यहां पर इसके हिस्से में आती हैं 169 सीटें। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है जहां के लोग इन लोगों पर शासन कर रहे थे, यहां पर सीटें आ रही थी 144। आवामी लीग जो बनाई गई शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 1970 में हुए चुनाव में वो 167 सीटें जीत लेते हैं। इसका सीधा अर्थ क्या हुआ सर? इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि अब जो भी इस्लामाबाद में बैठेगा, कायदे से आवामी लीग का नेता बैठना चाहिए, आवामी लीग का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। इन लोगों को बंगालियों से कुछ खास नफरत है, ये बर्दाश्त नहीं करते थे इनको। इन्होंने कहा कि अरे यार कमाल हो गया, एक बंगाली इस तरफ आके बैठेगा और हम पे शासन चलाएगा। वाह, वेरी गुड। अरे तुम खा इनका रहे हो आजादी। देखो मैं स्पष्ट कहता हूं, इस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, राष्ट्रवादी लोगों का गढ़ रहा, संसाधन इनके पास। केवल इस बात से कि ये कुर्ता सलवार पहनते हैं, ये देखने में तुमसे कम गोरे हैं, ये बंगाली बोलते हैं, तुम सिर्फ इसलिए राज करो कि तुम दिखने में गोरे हो। क्या सेना, क्या शासन, क्या प्रशासन, इधर के लोगों का दबदबा। खुद जिन्ना इधर जाकर बैठता था। तो ये जो बात आगे निकल के शुरू हुई इससे इस क्षेत्र में एक प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई। पार्टी मिल चुकी थी आवामी लीग, इलेक्शन हुए, 167 सीटों पर आवामी लीग जीत जाती है। तो कायदे से आवामी लीग के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको क्या बनना चाहिए था? वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन उस समय पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह याहिया खान भी यह बात जानता था कि यार ये एक बंगाली हम पे राज करेगा। परमिशन नहीं दी गई कि नहीं, हम सरकार नहीं बनने देंगे। फाइनली एक तारीख आती है, तारीख है 7 मार्च 1971। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करते हैं कि देख लो भैया क्या हो रहा है, देख लो क्या हो रहा है, ये देखो आप। और जब वो इस रैली का आयोजन करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इस रैली के आयोजन के सिलसिले के चलते ही एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया शुरू होती है। सब लोग इकट्ठा हो गए। अब याहिया खान एकदम नरसंहारों पर उतर आया। याहिया खान ने आदेश दिया कि भैया इस क्षेत्र में जाओ। किस क्षेत्र में? आप इस क्षेत्र में सेना जाए और सेना इस क्षेत्र में जाकर क्या करे? सेना इस क्षेत्र में जाकर नरसंहार करना शुरू कर दे, नरसंहार करे। जो विद्रोह हमारे खिलाफ पनप रहा है उसको दबाओ, मारो सभी लोगों को। और फाइनली एक दिन इतनी बड़ी घटना होती है कि लगभग 25 तारीख की बात है, ये 25 मार्च 1971 की, पाकिस्तान की सेना ढाका में घुसी। ढाका यूनिवर्सिटी में जो भी ढाका में घुसने के साथ ही जो भी दिखाई दिया वो सब मारा गया। 1.5 लाख लोग कत्ल कर दिए एक रात में। पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की सेना ने इस पाकिस्तान में अपने को अपना मार रहा था कि भाई अलग देश तो नहीं बनने देंगे, विद्रोह करोगे, बागी होगे तो फिर हम तुम्हें उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। यही कहानी जब आगे चली, इसे कहते हैं ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट से बिल्कुल माहौल एकदम खराब होता चला गया। इधर पड़ोसी देश भारत में भी स्थिति कुछ ऐसी थी। पूरे यहां से देखो, आप एक तस्वीर देख सकते हो कि बांग्लादेश छोड़ छोड़कर लोग इंडिया आने लगे। उधर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से जीतती हैं। अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी खिलाफ किसी भी बात का निर्णय लेने में। वो निर्णय लेती हैं कि वी हैव टू फाइट फॉर द बांग्लादेशीज, हमें लड़ना पड़ेगा यार। फिर एक आप वाक्य जानते हैं कि सैम मानेकशॉ ने कैसे उनको मनाया कि हम कब लड़ सकते हैं, कब नहीं लड़ सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको फिर किसी और सेशन में बताऊंगा। झगड़ा जैसे ही शुरू हुआ, झगड़े की तारीख शुरू हुई 4 तारीख। 4 तारीख को पाकिस्तान से हमारा झगड़ा शुरू हुआ कि भाई हम आजाद कराएंगे किनको? इन बंगालियों को। हमने बंगालियों को सपोर्ट किया, मुक्ति वाहिनी बनाई इनके लिए। क्या बनाई? मुक्ति वाहिनी। और हम ही लोगों ने इनको ट्रेंड भी किया कि भाई तुम लड़ो अपने देश में,
हम तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन यह बात पक्की थी कि मुक्ति वाहिनी को ही हम लोग सपोर्ट कर रहे थे कि भाई तुम जाओ और लड़ो इन लोगों से। इस मुक्ति वाहिनी ने इस क्षेत्र में घुसी पाकिस्तान की सेना का बैंड बजा दिया। उधर से 4 दिसंबर से शुरू हुई कहानी से भारत की सेना भी एक्शन ले रही थी। मात्र 13 दिन में पाकिस्तान की सेना घुटने पर आ गई और फिर शुरू हुई उस कहानी की, उस दास्तान की, जिसकी जड़ में मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर कहा जाता है। और उस सरेंडर की कहानी जब शुरू हुई, अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि जब हारने के बाद यह कहानी शुरू होती है कि आइए पाकिस्तान की सेना सरेंडर करे। यह है जनरल नियाजी। जनरल नियाजी उस समय ढाका में मौजूद था। ढाका मौजूद होने के साथ उनके साथ संपर्क में थे मेजर जनरल गंधर्व एस नागरा। ये गंधर्व एस नागरा हैं। देखिए, जब आजाद हुए तो बहुत सारे मिलिट्री के अफसरान एक ही जगह पर पढ़े हुए थे। भाई फौज भी बटी थी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आज इंडिया के पास है, वो पाकिस्तान वाले लोग भी तो वहीं ट्रेंड हुए थे। ये दोनों स्कूल मेट रहे थे। इन्होंने कहा कि भाई तुम सरेंडर करो। क्या कीजिए? सरेंडर कीजिए। और बहुत सारी बातों पर वो उनको मना लेते कि भाई तुम सरेंडर तुम्हें अब करना पड़ेगा। उधर से मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जैक फर्ज राफेल भी वहां पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि ये दोनों लोग तो सोफे पे बैठे हुए। वो मैंने बताया कि दोनों लोग आपस में क्लासमेट थे, तो आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई आप सरेंडर करो, तुम हार चुके हो। शैम मानिकशाह इनको भेजते हैं, राफेल साहब को, कि जाओ इनसे सरेंडर कराइए। ये इनके दोस्त हैं। ये देखते हैं, जब ये पहुंचते हैं वहां तो देखा कि दोनों लोग एक ही सोफे बैठे हुए और आपस में कोई पंजाबी चुटकुला सुनाया जा रहा था। ये इनको बहुत सारी बातें समझाते हैं कि देखो भाई सरेंडर कर दो, वरना मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे परिवार का क्या हुआ। मैं बमबारी के आदेश दे दूंगा और तुम्हारे परिवार पर भी दिक्कत आ जाएगी। जनरल नियाजी परेशान थे। एक फौज या एक फौजी के लिए बड़ा मुश्किल होता आत्मसमर्पण करना। जनरल नियाजी बोले कि यार मैं क्या करूं, आत्मसमर्पण तो मैं करना चाहता हूं, मुझे अब 30 मिनट का समय दीजिए। बोले जाइए 30 मिनट का समय आप ले लीजिए। 30 मिनट के समय के बाद लेफ्टिनेंट जनरल राफेल पहुंचे और कहा कि क्या सोचा नियाजी? नियाजी चुप। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप चुप हो तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी सहमति है। ये रहे सरेंडर के कागज और आप इस चीज को सरेंडर कीजिए। J.R.R. जैकब की एक ऑटोबायोग्राफी है, एन ओडेसी इन वॉर एंड पीस। इसमें वो लिखते हैं कि देखो मैंने ये सब कर तो लिया था, लेकिन उस समय भी हम थोड़ा डर रहे थे कि अगर जनरल नियाजी नहीं इस बात को एग्री करते तो क्या होगा। क्योंकि साहब क्यों डर रहे थे कि उस समय ढाका में भी पाकिस्तान की 26,000 फौज थी और हमारी फौज कुल 3,000 थी। लेकिन फिर भी नियाजी तय इस बात को समझ गए थे कि अब सरेंडर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर नियाजी साहब को सरेंडर के लिए मनाया जाता है। अब नियाजी की आंखों में आंसू थे। नियाजी रोने लगे। देखिए, यहां बात भारत पाकिस्तान की नहीं है, यहां बात एक फौजी और फौजी की चल रही है। वो भी अपने देश का फौजी है, लेकिन नियाजी की आंखों में आंसू होना एक लाजमी बात थी कि भाई एक फौजी को सरेंडर करना पड़े। इससे बड़ी दुर्गति उसके जीवन में क्या होगी। तब जैकब साहब ने कहा कि बताइए आप कैसे सरेंडर करेंगे। उन्होंने कहा क्या सरेंडर क्या करना है, कि बताइए कैसे करना है सरेंडर। बोले तलवार दे दीजिए। बोले तलवार पाकिस्तान में चलती नहीं है। बोले यार टोपी और बेल्ट उतारना अच्छा नहीं लगेगा। तब बात यह तय हुई कि नियाजी अपनी कमर में एक पिस्टल लगाएं और रेस कोर्स आ जाएं और रेस कोर्स में आकर उस पिस्टल को इंडियन आर्मी को सौंप दें। इससे हम सरेंडर मान लेंगे। यह आप भारतीय फौज की सहूलियत देखिए, वरना हम चाहते जैसे सरेंडर कराते। रेस कोर्स, ढाका के रेस कोर्स रोड में एक मेज और 2 कुर्सी लगी और जनरल अरोड़ा वहां पहुंचते हैं और एक दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर को साइन किया जाता है। यह था जनरल नियाजी का सरेंडर, जो दुनिया की किसी भी आर्मी का सबसे बड़ा सरेंडर था। हमने इस पेंटिंग को अपने सेना मुख्यालय से हटा दिया है। यह एक तारीफ की बात है। हम क्यों किसी को नीचा दिखाएं। वो बात अलग है, पाकिस्तान बांग्लादेश के सुर आजकल बदले हुए हैं। वो भूल गया है उन एहसानों को जो भारत ने उस पर किया है। और हमने अब इस तस्वीर के, मैंने इतिहास बताया, इस पूरी तस्वीर को हटाकर हमने अब कर्म क्षेत्र की पेंटिंग वहां पर लगा दी है। मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको रोचक लगी होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं, हमसे जानकारी ले भी लेते हैं और बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शेयर करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। अलविदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नई जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।